गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, कल हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी की, बात कर रहे थे रेडियो सक्रियता की, बात कर रहे थे, जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था कि कैसे एक तत्व का नाभिक जो है वो दूसरे तत्व में चेंज हो जाता है। एक तत्व के नाभिक को दूसरे तत्व के नाभिक में चेंज करना ही क्या कहलाता है? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी। आज मैं आपको बता रहा हूँ रेडियो सक्रियता के नियम, कि इसमें कौन कौन से नियम काम में आते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने हैं? रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के नियम देखने हैं। जो सबसे पहला हम नियम देख रहे हैं इसमें वो है समूह विस्थापन नियम। क्या है बच्चों? समूह विस्थापन नियम। समूह विस्थापन नियम इसमें क्या है? इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे पास अगर कोई अस्थायी नाभिक है, अगर हमारे पास कोई अस्थायी नाभिक है तो वो क्या करता है? वो अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। वो क्या करता है? अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। और किस में चेंज हो जाता है? दूसरे तत्व के नाभिक में चेंज हो जाता है, या फिर उसका आवर्त सारणी में स्थान परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि एक नाभिक दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो गया तो सीधी सी बात है उसका आवर्त सारणी में स्थान तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम होता क्या है। देखो, यदि हमारे पास कोई नाभिक है, जैसे हमने क्या एग्जांपल ले लिया? रेडियम का एग्जांपल ले लिया 88-26। अगर ये किसी अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, किसी अल्फा कण को उत्सर्जन करता है, अल्फा कण यानी कि हीलियम का नाभिक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, तो क्या होगा? जो ये रेडियम है और ये 88 परमाणु क्रमांक है, ये 2 स्थान पीछे हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए। 2 प्रोटॉन बाहर निकल गए, साथ में 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन 4 बाहर निकल गए। तो यहाँ पे क्या बचा? 222। और 86 नंबर पे कौन आता है हमारे पास बच्चों? हमारे पास आता है रेडोन। यानी कि क्या हुआ कि अगर कोई अस्थायी नाभिक अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है तो वो आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है और उसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 घट जाती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 4 घट जाती है। यहाँ पे ये बात हुई। इसी प्रकार हमारे पास कोई परमाणु है, जैसे ये Pb है, Pb82 और 214 इसकी द्रव्यमान संख्या है। अगर ये किसी बीटा कण का उत्सर्जन करे, तो क्या होता है? इसमें जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया तो ये क्या रह जाता है? 83। क्या रह जाता है? 83 रह जाता है यहाँ पे। और 83 क्या होता है? बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक होता है। 83 बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक होता है। और जो द्रव्यमान संख्या है वो तो सेम ही है यहाँ पे। और एक बीटा कण क्या है? यहाँ पे निकल गया। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो जो नाभिक है वो आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा, और जब किसी बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो वो आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे चला जाएगा। इसको ही हम क्या कहते हैं? समूह विस्थापन नियम। क्या कहते हैं? समूह विस्थापन नियम। हेलो, अब देखो हम आगे किसकी बात कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव विघटन दर की। हमने अभी बात की थी विस्थापन नियम की, अब बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव विघटन दर। रेडियो एक्टिव विघटन दर क्या होता है? एक समीकरण है हमारे पास, ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। हमारे पास कोई तत्व A है और वो टूटकर किस में बदल जाता है? वो B में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? B में। इसको ही हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं।
इसको ही हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। देखो माना हमारे पास क्या है, जब हमारे पास टाइम 0 है, जब हमारे पास क्या है, टाइम 0 है, टाइम 0 पर हमने मान लिया हमारे पास जो A है वो बहुत सारा है, हमारे पास पूरा का पूरा है, और B कुछ भी नहीं बना, B कुछ भी नहीं बना, ये स्टार्टिंग का प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये क्या है, आधा खत्म हो गया, या जितना भी खत्म हुआ 3/4 2/4 जितना भी खत्म हुआ, उसके बाद हमारे पास ये क्या बचा, NT, यानी कि इतने टाइम बाद ये इतना बचा। मान लो ये 10 था तो कुछ टाइम के बाद ये मान लो 4 बचा, और ये क्या बन गया, 6 बन गया। इसी तरीके से हमने मान लिया प्रारंभ में ये N0 था, वो अब NT बन गया। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता जो होती है, अभिकारकों की सांद्रता अपॉन समय, ये क्या होता है हमारे पास, अभिक्रिया का वेग होता है। यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता बटा समय लिखनी है। यहाँ पे अभिकारक कौन सा है, NT, ये क्या है, NT, और नीचे हम क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, समय लिखेंगे। यहाँ पे हमने समय लिख दिया। अभिकारक, अब देखो ये जो दर है सांद्रता बटा समय, ये किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों की सांद्रता के। अभिकारकों की सांद्रता क्या है यहाँ पे, NT। ये क्योंकि सूक्ष्म मात्रा में है तो हमने इसको D लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, D लगा दिया। देखो अब ये जो सांद्रता है वो अभिकारक की है, और आपको पता है अभिकारक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए अभिकारक के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस DNT अपॉन DT जो है, यहाँ पे इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक लगा देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, लैम्डा है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक, ये ध्यान से देखना बच्चों, डेरिवेशन समानुपाती स्थिरांक, ये हमारे पास क्या हो गया, समाकलन, वो अवकलन हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है, तो हमने इस समीकरण का समाकलन कर दिया। माइनस का कोई समाकलन होता नहीं है, तो माइनस DNT अपॉन DT बराबर लैम्डा NT, ये लैम्डा का भी कोई समाकलन नहीं होगा। अब देखो समाकलन करने के लिए एक बात ध्यान रखना, जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, तो NT वाले भाग को मैं यहाँ ले आता हूँ समाकलन के लिए, और DT वाले भाग को मैंने यहाँ ले आया। अब DT का जो समाकलन होता है वो होता है T, और लैम्डा का तो लैम्डा ही है, क्योंकि स्थिरांक का कोई समाकलन नहीं होता है। और जो ये है इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस ln NT, ये इसका समाकलन होता है। ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। और जब भी हम समाकलन करते हैं तो आपको पता है एक समाकलन स्थिरांक लगाते हैं C, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमारे पास t बराबर 0 था और n बराबर 0 था, t बराबर 0 था और n या nt बराबर n0 था, कौन सी वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन, ठीक है। तो t बराबर 0 हमने इसमें रख दिया, और NT बराबर तो माइनस ln N0, NT की जगह हमने क्या रख दिया, N0, T की जगह 0 रखा तो ये 0 हो गया। C की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब C का मान किस में रखेंगे हम, C का मान इस वाली समीकरण में रखेंगे। C का मान समीकरण 2 में रखने पर, C का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे, रख देते हैं, तो 2 में रखेंगे तो माइनस ln NT बराबर लैम्डा T और प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, माइनस ln N0। अब ln N0 को यहाँ ले आएंगे, ln N0 प्लस का हो जाएगा माइनस ln NT बराबर लैम्डा T, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ln जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ln N0 अपॉन NT
बराबर लैम्डा टी। मुझे क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, तो टी को मैं यहाँ ले जाऊँगा, तो 1/T ln n0 अपॉन NT। जो ln है उसको हम 2.303 log भी बोलते हैं, इसलिए ln की जगह हमने लिख दिया 2.303 log अपॉन टी और यहाँ पे n0 NT। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई, जो कि हमारे पास क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की जैसे है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियो एक्टिव विघटन की दर हो गई। क्या हो गई बच्चों, रेडियो एक्टिव विघटन की दर।